तो यहाँ पर हमारा जो लेबर प्रिपरेशन होता है वो फिजिकल लेबर प्रिपरेशन भी होता है और मेंटल भी होता है। ये पेल्विक फ्लोर मसल एक ऐसी मसल होती है जो हमारे यूट्रस को, हमारे ब्लैडर को और हमारे रेक्टम, जिसे कि हम अपने पेल्विक ऑर्गन कहते हैं, उनको सपोर्ट करने का काम करती है। एक फीमेल की लाइफ में पेल्विक फ्लोर मसल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके पेल्विक फ्लोर मसल वीक है तो आगे चल के आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होगी, छींकने खांसने में यूरिन का लीक होना, बच्चेदानी का नीचे आ जाना, यूरिन को बहुत देर तक होल्ड ना कर पाना, ये सब हमारी वीक पेल्विक फ्लोर मसल की निशानियां हैं। तो इस समय क्या होता है, डिलीवरी के टाइम में हमारी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और भी काफ़ी सारे हार्मोन जो हैं वो पीक पर रहते हैं। अब जैसे ही डिलीवरी होती है ये हार्मोन बिल्कुल डाउन पे आ जाते हैं, तो ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट करते हैं। ये हार्मोन डिक्रीज होने की वजह से भी इस समय पोस्टपार्टम डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। डू यू हैव समथिंग टू शेयर? आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्टोरी जो आपको दुनिया तक पहुंचानी है। सो जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। वी हैव ओवर 18K प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, 500 प्लस एपिसोड्स एंड 15K प्लस ऑर्गेनिक फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। वी हैव एन ऑडियंस दैट इज जस्ट नॉट स्क्रोलिंग, दे आर एक्चुअली लिसनिंग। सो जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से, चाहे आप हो डॉक्टर या फिर कोच, एस्ट्रोलॉजर हो या फिर एंटरप्रेन्योर। आपका काम डिजर्व करता है एक बड़ा प्लेटफॉर्म। सो DM us and let's create something unforgettable. Thank you. Welcome to another episode of TVT. Today we are here with Dr. Garima. She is the founder of Omanch Health and Fitness. She is also a physiotherapist and also specializes in women health, antenatal and postnatal. So welcome, ma'am. So thank you, Niharika, for inviting me here. So hi, I'm Dr. Garima Vishwas. I'm antenatal and postnatal fitness expert. So I have done my master's in Obs and Gynae. So my passion is completely on the women health. So I'm working in this women health since last 12 years. So this includes pregnancy, post-pregnancy, pelvic floor rehabilitation, and labor and childbirth education also. So in the today podcast, we will discuss about the common challenges during the pregnancy, post-pregnancy, and what all are precautions we have to take, what all exercises should we do during the pregnancy phase and during the post-pregnancy phase. So ma'am, my question is कि during pregnancy फिटनेस का ध्यान रखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्या सिर्फ ये बेबी के लिए इम्पोर्टेंट होता है या फिर मदर के लिए भी? ओके, देखिए सबसे पहली चीज कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है ना। लोगों को ये लगता है प्रेग्नेंट हैं तो उनको एक स्पेशल कंसिडरेशन मिलती है, बट प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लाइक फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो इन सारे चेंजेस को जो हमारी बॉडी में बदलाव हो रहे हैं, उन बदलाव से अपने आप को अच्छे तरीके से निपटने के लिए इस समय फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब मैं फिट रहने की बात कर रही हूँ, फिटनेस की बात कर रही हूँ, तो फिटनेस का मतलब केवल एक्सरसाइज से नहीं है कि भाई हमें केवल एक्सरसाइज पे ही डिपेंडेंट रहना है। यहाँ पर फिटनेस का मतलब है कि अपने आप को फिजिकली, इमोशनली और मेंटली भी आगे आने वाली चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अपने आप को फिट रखती है, एक्सरसाइजेस करती हैं, तो इससे मदर को तो बहुत सारे बेनिफिट होते ही हैं। जैसे अपने कमर के दर्द को कम करना, बेहतर नींद लाना, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखना, और प्रेगनेंसी के समय में जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बीपी का बढ़ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बट अगर कोई मदर पूरे प्रेगनेंसी टाइम में अच्छे से एक्सरसाइज कर रही हैं तो वो अपनी इन प्रॉब्लम्स को और इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। और अगर हम बच्चे की बात करें कि प्रेगनेंसी के टाइम में अगर मदर कोई फिटनेस रूटीन में है जो कि हमारा इन्वॉल्व करता है फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों को, तो अगर कोई मदर इस समय फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों ही रूटीन को फॉलो कर रही है, तो जितना ये माँ के लिए बेनिफिशियल होता है उतना ही बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल होता है। इससे बच्चे का एक हेल्दी वेट, हेल्दी बर्थ वेट और एक अच्छी ग्रोथ दोनों होती है। इसलिए मदर के लिए जितना ज्यादा जरूरी है फिट रहना, उतना ही बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय मदर का एक्सरसाइजेज में रहना और अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखना।
तो मैम मदर्स के लिए ऐसे कौन से हम फिटनेस रूटीन जो है जो उनके लिए सेफ और इफेक्टिव हो सकते हैं? देखिए, जब हम लोग प्रेगनेंसी में फिटनेस रूटीन की बात करते हैं तो हर एक ट्राइमेस्टर का एक अलग अलग फिटनेस रूटीन होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक ऐसा ट्राइमेस्टर होता है जहां पर अभी हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सडनली एक मदर ने कंसीव किया, एक लेडी ने कंसीव किया, अब उसकी बॉडी में हार्मोन्स की बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो इस समय इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए एक्सरसाइज का सिलेक्शन और किस तरीके की एक्सरसाइज में हमें जाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं कहूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें कौन सी एक्सरसाइज में जाना है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा पूरा फोकस होता है कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं इस समय, क्योंकि नोजिया भी हो रहा है, वोमिटिंग भी हो रहा है, कई बार इस समय मदर बहुत ज्यादा इरिटेटेड भी हो जाती हैं। तो इस समय जो पूरा हमारा एक्सरसाइज रूटीन होता है वो इस तरीके से होता है कि मदर को मेंटली एंड इमोशनली जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस के लिए प्रिपेयर करना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम बात करें तो इस समय हम बहुत हल्की एक्सरसाइजेस पर जाते हैं। अगर कोई ऐसी लेडी है जिन्होंने पहले कोई एक्सरसाइजेस नहीं की हुई है तो यहाँ पर हम उन्हें केवल बहुत हल्के फुल्के एक्सरसाइज जिसमें कि हम एक वॉकिंग इंक्लूड कर सकते हैं और साथ ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, ये करने की हम सलाह देते हैं। और अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर एक ऐसा फेज होता है जो बहुत हैप्पी फेज होता है। इस समय बॉडी भी सारे चेंजेस के लिए सेटल हो जाती है। तो ये एक ऐसा फेज होता है जब हम बॉडी को प्रिपेयर करते हैं स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें जिन जिन बॉडी में हमें स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है हम उनको सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो पूरा हमारा टाइम होता है वो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस पे होता है। तो इस समय हम उन एक्सरसाइजेस पे जाते हैं जो मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ाने का और ओवरऑल इंड्योरेंस बढ़ाने का काम करते हैं। अब अगर हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर में इस समय जो हमारे एक्सरसाइजेस का गोल होता है, एम होता है, वो होता है लेबर के लिए प्रिपेयर करना। तो इस समय हमारी सारी एक्सरसाइजेस जो हैं और मेंटली भी प्रिपेयर करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा जो लेबर प्रिपरेशन होता है वो फिजिकल लेबर प्रिपरेशन भी होता है और मेंटल भी होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में हम उन सारे एक्सरसाइजेस पे मदर को लेकर जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को लेबर के लिए आराम से प्रिपेयर कर पाए। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हम उन सारी एक्सरसाइजेस पे लेकर जाते हैं। और साथ ही मेंटल प्रिपरेशन में हमें उन्हें ये सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से ब्रीदिंग करना है, आप अपने लेबर के पेन को किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो हर एक ट्राइमेस्टर के लिए हमारा गोल अलग होता है और एक हर ट्राइमेस्टर के लिए हमारा एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत अलग होता है। अब क्योंकि आप यहाँ पर एक्सरसाइज की बात कर रहे हो तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बहुत आपको कंसीडर करना चाहूंगी यहाँ पर कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जस्ट यूट्यूब से वीडियो उठाया या कहीं से भी कोई वीडियो उठाया और वो उस वीडियो को बिना देखे और बिना समझे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हर मदर की बॉडी एक जैसी नहीं होती है, हर मदर की बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो एक जैसे नहीं हो रहे होते हैं। तो मेरा यहाँ पर सबको ये एडवाइस है, सब ये सलाह है कि आप अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली तो हमेशा एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में करें या एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं हमेशा उनके ही सुपरविजन में एक्सरसाइज करें। ओके, सो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज पेल्विक फ्लोर और इसकी हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ओके, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इस चीज में अवेयरनेस भी बहुत कम है, तो आई थिंक आपके थ्रू अवेयरनेस भी बढ़ेगी। देखिए, पेल्विक फ्लोर मसल एक हमारी ऐसी मसल होती है जो कि हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करती है। अगर मैं इसे बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये हम समझ सकते हैं कि जो हमारा हिप होता है उसे हम लोग मेडिकली पेल्विक कहते हैं। अब उसका जो फ्लोर बनाती है उसे हम पेल्विक फ्लोर मसल कहते हैं। ये पेल्विक फ्लोर मसल एक ऐसी मसल होती है जो हमारे यूट्रस को, हमारे ब्लैडर को और हमारे रेक्टम, जिसे कि हम अपने पेल्विक ऑर्गन कहते हैं, उनको सपोर्ट करने का काम करती है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कितनी जरूरी है। और जब क्योंकि हम प्रेगनेंसी के रिगार्ड में जब हम इसकी बात करते हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम में पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है क्योंकि जैसे मैंने बताया इनका काम होता है हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, हमारे ब्लैडर को, हमारे यूट्रस को, हमारे रेक्टम को। अब प्रेगनेंसी के टाइम में क्या हो रहा है, क्योंकि
वेट बढ़ रहा है, बॉडी वेट बढ़ रहा है, यूट्रस में बेबी है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेल्विक फ्लोर मसल जो होती हैं वो वीकनेस में जाती हैं। अब पूरी प्रेगनेंसी के टाइम में पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस में चली जाती हैं क्योंकि मसल अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा यहाँ पर लोड ले रही है और वो अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा स्ट्रेच हो रही है। तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर लोड आने के कारण और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच होने के कारण ये मसल इस समय वीकनेस में चली जाती हैं। तो नॉर्मली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम में पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं, बट एक फीमेल की लाइफ में पेल्विक फ्लोर मसल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके पेल्विक फ्लोर मसल वीक है तो आगे चल के आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होगी, छींकने खांसने में यूरिन का लीक होना, बच्चेदानी का नीचे आ जाना, यूरिन को बहुत देर तक होल्ड ना कर पाना, ये सब हमारी वीक पेल्विक फ्लोर मसल की निशानियां हैं। और साथ ही ये पेल्विक फ्लोर मसल क्या करती है, फीमेल में सेक्सुअल फंक्शंस को भी इनहैंस करती है। तो अगर ये पेल्विक फ्लोर मसल वीक है तो आपका सेक्सुअल फंक्शन में भी डिसफंक्शंस होंगे और आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होगी, बच्चेदानी का नीचे आने की प्रॉब्लम होगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि पेल्विक फ्लोर मसल की वीकनेस से होती हैं। तो इसलिए हमारा ये मोटो होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में ऑलरेडी वीकनेस में, आप अगर नॉर्मल लेबर में जा रहे हैं तो जो नीचे की तरफ कट लगते हैं जिसे हम एपिजोटोमी कहते हैं, उसकी वजह से पेल्विक फ्लोर मसल और ज्यादा वेयर एंड टेयर में चली जाती है। तो सडनली डिलीवरी के कुछ सालों के बाद जो मदर्स हैं वो फील करेंगे कि अब मैं यूरिन होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यूरिन लीक हो रहा है। ये चीज होती सबके साथ है, बहुत कॉमन है, लेकिन इस चीज को जितनी ये कॉमन है उतना उसके लिए लोगों की एक्सेप्टेंस भी उतनी कॉमन है। लाइक लोगों को लगता है कि दिस इज वेरी कॉमन कंडीशन, हर के साथ हो रहा है तो दिस इज वेरी कॉमन, बट लेट मी टेल यू दिस इज कॉमन बट दिस इज नॉट नॉर्मल। सो नॉर्मल एंड कॉमन में डिफरेंस है, कॉमन है लेकिन नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए लोगों में इस चीज को लेके बहुत एक्सेप्टेंस है कि दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल, कोई बात नहीं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरे टाइम इसकी वजह से पैड भी वेयर करते हैं यूरिन लीकेज के कारण। बट ये वीकनेस हमारी स्टार्ट होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी से, प्रेगनेंसी के फेज से। तो इसलिए इस समय हम जो एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हैं या प्लान करते हैं उसमें हम अपने पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग पे बहुत फोकस करते हैं। सो हम स्टार्टिंग डे से, आपने जिस दिन कंसीव किया है उस दिन से ही आप अपने पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। टिल द 34th वीक तक हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं, तो उसके बाद हम उसके रिलैक्सेशन पर जाते हैं क्योंकि हमें अपनी बॉडी को लेबर के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो ये मेरा हर एक प्रेग्नेंट फीमेल से, मदर से एक रिक्वेस्ट है कि इस समय आप हर एक एक्सरसाइज रूटीन को आप जो भी फॉलो कर रहे हैं आप करिए। आप योग कर रहे हैं, आप पिलाटेस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट एक मिसिंग पार्ट जो है वो पेल्विक फ्लोर मसल पे फोकस ना करना। और ये हर एक मदर को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी करना ही चाहिए जिससे कि आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशंस से वो बच सके। तो मैम इसमें हम मतलब कोई डिलीवरी टाइप नहीं देखते हैं, जैसे कोई सी सेक्शन है तो वो नहीं कर सकते या फिर नॉर्मल डिलीवरी है? नहीं, इसमें ऐसा है कि अगर आपकी, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट डे से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिस दिन से आपने कंसीव किया उस दिन से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं स्ट्रेंथनिंग टिल द पूरा आप 9 मंथ कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने बताया 34th वीक के बाद हम इसके रिलैक्सेशन पर करते हैं। अब अगर हमें, क्योंकि पूरे प्रेगनेंसी के टाइम में क्या हो रहा है, ये मसल वीकनेस में तो आ ही रही क्योंकि इसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ रहा है और ये एक्सेसिव खिंचाव के कारण भी वीकनेस में आ रही। सी सेक्शन के केस में क्या हो रहा है, क्योंकि सी सेक्शन के केस में इसके ऊपर डायरेक्टली मसल के ऊपर कोई कट नहीं लग रहा, जैसा मैंने बताया एपिजोटोमी लगती है नॉर्मल डिलीवरी के केस में, तो सी सेक्शन के केस में क्या हो रहा है, इस मसल पे डायरेक्टली कट नहीं लग रहा है। बट नॉर्मल डिलीवरी के केस में क्या हो रहा है, इस मसल पे डायरेक्टली कट लग रहा है। तो नॉर्मल डिलीवरी के केस में ये मसल और ज्यादा वीकनेस में जाती है। बट हमें दोनों ही केसेस में, अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल के थ्रू हुई है, सी सेक्शन के थ्रू हुई है, हमें दोनों ही केस में डिलीवरी के बाद पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग हमारा एक सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है। वो हमें करना ही है, चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल मोड से हुई है या आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है। तो मैम ये जो सी सेक्शन है और नॉर्मल डिलीवरी है, तो इनका जो रिकवरी पीरियड होता है, तो इस रिकवरी पीरियड में मतलब हमें फिटनेस का कितना ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें मतलब हमें कंसिडर करनी चाहिए? ओके, देखिए सी सेक्शन और अगर हम नॉर्मल वेजाइनल मोड डिलीवरी की बात करें तो दोनों में ही रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा हम कहते हैं कि मूवमेंट इज मेडिसिन आफ्टर द डिलीवरी। तो अगर हम मूवमेंट को बहुत डिले करते हैं तो उस समय उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं।
तो इसलिए अगर हम लोग एक्सरसाइज रूटीन की बात करें, रिकवरी की बात करें, तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद नॉर्मली हम 4 वीक्स कहते हैं कि 4 वीक्स के बाद हम अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सी सेक्शन के बाद हम ये टाइम जो है वो 6 वीक बोलते हैं। पर जहाँ पे 4 वीक और 6 वीक का मतलब ये नहीं है कि हम 4 वीक्स के बाद हम अपनी पूरी एक्सरसाइज रूटीन पे जो हम प्री प्रेगनेंसी फिटनेस लेवल पे हम उस पे वापस आ जाए, है ना। या सी सेक्शन में हम 6 वीक के बाद हम जो पहले कर रहे थे जिस तरीके के एक्सरसाइज रूटीन में थे, हम वापस सी सेक्शन के बाद बिल्कुल उसमें जंप कर जाए। ये हमें यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी और लेबर का जो टाइम होता है वो एक तरीके से ट्रॉमा होता है आपके मेंटल लेवल पे भी, फिजिकल लेवल पे भी, और बहुत सारी इस समय मसल्स पे वेयरिंग एंड टेयरिंग भी होती है। तो इसलिए इस समय ये जो बॉडी इतने बड़े ट्रॉमा को झेलती है, तो डेफिनेटली उस समय उसको वो रिकवरी टाइम भी चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ रिकवरी के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के सिनारियो में क्या हो रहा है कि इमीडिएटली डिलीवरी के बाद, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन हो, पहले टाइम में ऐसा होता था कि एक रिचुअल बना हुआ था कि 21 दिन तक जो मदर्स हैं उनको अपनी जगह से हिलना नहीं है, वो अपने रूम से नहीं बाहर जा सकते और वो कोई काम नहीं कर सकते। तो वो बेसिकली जो भी रूटीन बना होता वो इसलिए बना हुआ था क्योंकि मदर को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। किसी भी चीज की रिकवरी को फास्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेस्ट। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आज के सिनेरियो में क्या हो रहा है, इमीडिएटली डिलीवरी के 4th-5th डे के बाद ही मदर अपने सारे रूटीन पे वापस आ जा रहे हैं और बॉडी को वो रेस्ट टाइम नहीं मिल रहा है। एंड इस समय जो आपने रेस्ट टाइम नहीं लिया, उसकी वजह से आगे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो पहली चीज ये होती है कि हमेशा आपको अपनी रिकवरी को फास्ट करने के लिए बॉडी को रेस्ट देना जरूरी है। दूसरी चीज, रेस्ट के बाद मूवमेंट इज द मेडिसिन। अगर हम रेस्ट ले रहे हैं एक प्रॉपर टाइम के बाद, उसके बाद ग्रेजुअल मूवमेंट जरूरी है। ग्रेजुअल मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ हम छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल डिलीवरी या वेजाइनल डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज सिलेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर अभी हम बहुत ग्रेजुअल एंड स्लो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज पे जाते हैं। इसमें भी हमारे बहुत सारे प्लान्स होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि कई मदर क्या करते हैं, अब भाई मेरा वेट बढ़ गया, पूरे ड्यूरेशन में मेरा तो पहले के जितना इतना वेट हो गया है, मैंने इतना गेन कर लिया, अब मुझे जल्दी जल्दी वेट रिड्यूस करना। तो वो क्या करते हैं, इमीडिएटली डिलीवरी की 1-2 महीने के बाद से एरोबिक्स स्टार्ट कर दिया, जुम्बा स्टार्ट कर दिया, तो वो वेट लॉस करने के लिए सारे इंटेंस एक्सरसाइजेस पे भी चले जाते हैं। बट यहाँ से क्या होता है कि अगर आप इतना इमीडिएटली अपनी बॉडी को रेस्ट का टाइम नहीं दे रहे हो और आप फास्ट एक्सरसाइज पे जंप मार रहे हो, तो उससे आपकी बॉडी में रिकवरी से ज्यादा नुकसान ज्यादा होंगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना जरूरी कि इस समय हम उन एक्सरसाइजेस प्लान पे जाएंगे जो कि बहुत ग्रेजुअल हो और जो हमारी बॉडी पे किसी भी तरीके से कोई इंटेंसिव लोड ना डाले। तो इसके लिए हम बहुत अलग अलग तरीके के प्लान्स पे जाते हैं, जिसमें सेफेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होता है कि वॉकिंग। आप अपने घर पे, आप अपनी जगह पे ही वॉकिंग स्टार्ट करिए। और इस समय वॉकिंग के साथ साथ में हमें थोड़ा साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन, ये सब को भी अपनी रूटीन में इंक्लूड करना जरूरी है। यहाँ पे एक चीज मैं आपके माध्यम से जरूर सब लोगों को बताऊंगी कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हमें डिलीवरी के 6 महीने तक बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज होती है किसी भी फॉर्म का या किसी भी तरीके का इंटेंसिव वर्कआउट। जब मैं इंटेंसिव वर्कआउट की बात कर रही हूँ तो उसमें हमारा एरोबिक हो गया, रनिंग हो गई, फास्ट रनिंग हो गई, या जंपिंग हो गई, ये सब चीजें हमें अवॉइड करना है। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हमें दोनों लेग्स को साथ में ऊपर उठाना है, डाउन करना है, वो एक्सरसाइज हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस समय आपको हर एक लेडीज को ध्यान रखना है कि 6 महीने तक हमें इन सारी एक्सरसाइजेस पर नहीं जाना है। अगर आप 6 महीने तक इन एक्सरसाइजेस पर नहीं जाएंगे तो आप अपनी रिकवरी को और बेटर बनाते हैं। और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये भी होता है कि हमारी बॉडी में, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है हमारे लिगामेंट्स को, हमारे जॉइंट को रिलैक्स करना, क्योंकि बॉडी को लेबर के लिए प्रिपेयर करना है। इसलिए इस हार्मोन का काम है कि सारे मसल्स को, लिगामेंट को, जॉइंट को रिलैक्स करना, जिससे कि लेबर के लिए अपने आप को बॉडी प्रिपेयर कर पाए। अब ये हार्मोन जो है वो डिलीवरी के 6 महीने तक भी बॉडी में रहता है। तो अगर इस समय कोई आप बहुत इंटेंस वर्कआउट पे जाते हैं तो इस हार्मोन की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी अभी भी आपके जॉइंट्स को, लिगामेंट को लेक्स करके रखा हुआ है, और अगर आप इस समय कोई इंटेंस एक्सरसाइज पे जाएंगे तो उसके हमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए इस समय एक बेसिक गोल होता है, मूव स्लोली एंड मूव इनटू द एक्सरसाइजेस ग्रेजुअली। तो ये हमें बेसिक फंडा फॉलो करना होता है।
तो मैम अभी आपने बताया कि डिलीवरी के बाद रेस्ट करना है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। बट मैम फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं दोनों को साथ में? जी, प्रेगनेंसी के बाद मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर एक मदर के लिए, उसको बैलेंस करना। फिजिकल लेवल की तो मैंने आपको बता दी कि फिजिकल हमें बैलेंस कैसे करना है, बट फिजिकल के साथ साथ में मेंटल बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर हम साइंटिफिक लेवल पे बात करें तो इस समय क्या होता है, डिलीवरी के टाइम में हमारी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और भी काफ़ी सारे हार्मोन जो हैं वो पीक पर रहते हैं। अब जैसे ही डिलीवरी होती है ये हार्मोन बिल्कुल डाउन पे आ जाते हैं, तो ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट करते हैं। ये हार्मोन डिक्रीज होने की वजह से भी इस समय पोस्टपार्टम डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं, क्योंकि डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद पूरा फोकस जो होता है वो इस समय बच्चे पर आ जाता है। अपनी फैमिली का हर कोई मेंबर जो है वो पूरे तरीके से बच्चे को पैम्पर कर रहा है, बच्चे को फोकस कर रहा है। दूसरी चीज, मदर को इस समय एक उसके ऊपर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, पूरे तरीके से बच्चे को संभालना, बच्चे की केयर करना, नींद ना हो पाना, अपनी रूटीन में वापस ना आ पाना, ये सब एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं। और उसके अलावा कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे उनको फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है, उनकी फैमिली में उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से वो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे मदर जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं बेबी ब्लूज। तो प्रेगनेंसी के बाद बेबी ब्लूज जो है वो बहुत कॉमन है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल रीजन जो मैंने बताया, बिकॉज ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, नींद पूरी ना हो पाना, फैमिली का सपोर्ट ना हो पाना। तो ये जो बेबी ब्लूज है, अगर ये 2 वीक से ज्यादा रहता है तो ये आगे चल के पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चला जाता है। तो यहाँ पर इन चीजों से बचने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है, पहली चीज कि हमें अपनी सेल्फ केयर को भी प्रायोरिटाइज करना है। बच्चे के साथ साथ में मदर को भी अपनी सेल्फ केयर करनी है। दूसरा, आपको अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से, आपके घर में जो भी मेंबर्स हैं उनसे आपको सपोर्ट लेने में इस समय हिचकिचाना नहीं चाहिए। तीसरी चीज, यहाँ पर आपको अपने लिए भी वो मी टाइम निकालना है, जैसे 10 से 15 मिनट का आप मी टाइम निकालिए और उस टाइम में आप प्रैक्टिस करिए रिलैक्सेशंस की, ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन। तो अगर आप इस समय मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं या सिंपल आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं या ओम चैंटिंग करते हैं, तो इस समय जो मेंटल आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं वो आप मेंटल स्टेबिलिटी को अचीव कर पाते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि फिटनेस का मतलब प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग में जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम केवल फिजिकल एक्सरसाइज को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसमें हम मेंटल एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड करते हैं। तो हम प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ही मेंटल स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो मदर पूरे प्रेगनेंसी फेज में एक्सरसाइज कर रही होती हैं उनको डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कम ऐसी मदर्स होती हैं जिनमें होता है, बिकॉज ऑलरेडी आप इस 9 मंथ में अपनी बॉडी को और अपने माइंड को आगे आने वाले चेंजेस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये मेंटल प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट हो जानी चाहिए फ्रॉम द डे आपने कंसीव किया है से लेके आपके पोस्ट प्रेगनेंसी फेज तक। तो इस पार्ट में जरूर हर एक मदर को अपने लिए टाइम निकाल के मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक पर जाना चाहिए। वो चीज करनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे कि आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को और डिप्रेशन में आप जाने से बच सकते हैं। बट मैम मेरा क्वेश्चन ये भी है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में साइंस क्या होता है जो हमारी फैमिली को भी समझने चाहिए? देखिए, जब भी एक कोई मदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आती है उसको समझने के बहुत सारे साइंस होते हैं। पहला, माँ का बच्चे के साथ बॉन्डिंग ना बना पाना, ये एक बहुत बड़ा साइन होता है। अगर कोई मदर डिप्रेशन में है या बेबी ब्लूज में है तो वो अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाएगी। दूसरा, ऐसी मदर्स बिना किसी बात के वो दिन भर रोती रहेंगी, चिड़चिड़ाहट होना, रोना, अकेले बैठे रहना, बच्चे के साथ बॉन्डिंग ना बना पाना, अपने पार्टनर के साथ किसी तरीके की बातों में इन्वॉल्व ना हो पाना, अपनी प्रॉब्लम किसी को ना बताना, अकेले अकेले उन प्रॉब्लम से लड़ना और उसकी वजह से रोते रहना। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होती हैं जहाँ पे मदर को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, जहाँ पर उनको लगता है बस अब मुझे नहीं रहना है। तो ये सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो ये बताते हैं कि मदर जो है वो डिप्रेशन में जा रही हैं। इस समय फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद यही होता है, हर किसी का फोकस केवल और केवल बच्चे पर होता है। तो माँ को बच्चे की भी देखभाल करनी है
और माँ पूरे लेबर के ट्रॉमा के बाद खुद भी वो अपने आप में स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पहले की चीजों को पाने के लिए। तो इसलिए इस समय फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप माँ को, बच्चे के साथ साथ में आप बच्चे को जितना केयर कर रहे हैं उसके साथ साथ में माँ को भी वो सपोर्ट, माँ को भी वो केयर, माँ को भी वो पैम्परिंग मिलनी चाहिए। तो फैमिली के सपोर्ट से डेफिनेटली मदर इस फेज को भी बहुत आराम से निकाल सकती है। सो मैम, आपने 1000+ मदर्स के साथ काम किया, प्रेग्नेंट वुमेन के साथ काम किया, तो उनमें आपने ऐसा क्या कॉमन स्ट्रगल नोटिस किया? अगर हम लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज आजकल के जो लाइफ स्टाइल है जिसमें मोस्टली सिटिंग जॉब्स में मदर जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। दूसरा, आजकल जो प्रेगनेंसी की एज हो गई है वो अभी 35+ के बाद लोग जो हैं वो पहला कंसीव कर रहे हैं, तो एज इज डेफिनेटली अ थिंग जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम लोग बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, लाइक बैक पेन इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फेज में, बिकॉज हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा वर्किंग पैटर्न है, वो उस चीज को और ज्यादा बढ़ाता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सब चीजें होती हैं, लाइक बैक पेन का होना, मेंटल इनस्टेबिलिटी का होना, स्ट्रेस फील करना, छोटी छोटी चीजें जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसको अडेप्ट ना कर पाना, ये सब एक कॉमन चैलेंज होते हैं। और अगर हम आफ्टर द डिलीवरी की बात करें, आफ्टर द प्रेगनेंसी की बात करें, तो जितना मैंने सारी मदर्स को देखा है उनमें हमेशा एक कॉमन चीज होती है, अपने प्री प्रेगनेंसी वेट में वापस आना, और वो भी बहुत जल्दी से वापस आना, प्री प्रेगनेंसी फिटनेस रूटीन में वापस आना, एंड प्री प्रेगनेंसी जो आपका वर्क प्रोफाइल है, जो वर्क कल्चर है, उसमें वापस आना। तो डिलीवरी के बाद ये 3 चीजें जो हैं वो मदर को बहुत परेशान करती हैं। मैं पहले वाले कपड़े में कब फिट होंगी, मैं पहले बहुत काम कर लेती थी, अब मुझसे वो काम नहीं होते, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। अब मैं पहले जॉब का अगर हम लोग बात करें, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो पहले मेरा करियर ऐसा था, मैं अब काम कर पाती थी, अभी बच्चे की वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। ये भी कैसे फैक्टर्स हैं जो मदर के लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं, येट चैलेंजिंग होने के साथ साथ में ये कहीं ना कहीं उनको एक डिप्रेशन के फेज में भी लेकर जाते हैं। तो ये कॉमन चैलेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशन हैं जो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि डिलीवरी के बाद हर एक मदर का होता है कि बस मुझे पहले के कपड़ों में वापस आना है, मुझे पहले की स्ट्रेंथ गेन करना है, और मुझे अपनी पहले वाली जो फ्रीडम थी वो फ्रीडम भी वापस चाहिए। ये कॉमन चैलेंजेस हैं जो मैं मोस्टली मदर्स में देखती हूँ। अगर मैम हम आजकल भी देखें तो अपनी बॉडी इमेज को लेकर वो काफी कॉन्शियस हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना? तो मैम उस चीज से हम कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, डिलीवरी के बाद बॉडी इमेज में आना, एक तो ये एक तरीके का पर्सनल दबाव भी होता है और एक सोसाइटी का भी दबाव होता है कि अभी तो तुम बहुत मोटी हो गई, पहले अच्छी थी, अभी ऐसी हो गई, और खुद को अपने आप में उन पहले के कपड़ों में फिट होते ना देख पाना, ये भी एक बहुत बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट होता है हर एक मदर के लिए। तो इस समय ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक मदर के लिए कि इस चीज को समझना कि हमारी बॉडी इस 9 मंथ में बहुत सारे चेंजेस से गुजरी हुई है। देखिए, बेबी को जन्म देना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, ये एक सुपर पावर है, लेकिन हर एक मदर को सुपर वुमेन बनने के लिए मजबूर करना ये सही बात नहीं है। तो यहाँ पर मदर को भी इस चीज को समझना जरूरी है कि इस समय पूरे 9 मंथ के फेज में जो बॉडी में चेंजेस हुए हैं उसको वापस गेन करने में, उस स्टेज में पहुंचने में हमें टाइम लगता है। अगर हम यूट्रस की ही बात करें तो यूट्रस को भी अपनी जगह में वापस पहुंचने में 4 से 6 वीक लग जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये सजेशन है और सब ये लोगों को एडवाइस है कि इस समय आप अपनी वेट लॉस की जर्नी को थोड़ा टाइम दें। यहाँ पर इसे फास्ट ना करेंगे, नहीं बस मुझे 2 महीने में ही वेट अपना गेन लॉस करके पहले वाले वेट पे पहुंचना है, पहले वाले कपड़ों में फिट होना है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज ये है कि आपको अपने आप को, अपनी बॉडी को यहाँ पर टाइम देना जरूरी है, अपनी बॉडी की सुनना जरूरी है। इस समय आपकी बॉडी क्या चाहती है, उसको कितना रेस्ट चाहिए है, उसको कितना एक्सरसाइज चाहिए है। अगर हम यहाँ पर अपने वेट लॉस के प्रोटोकॉल को अगर हम बहुत जल्दी
करने की कोशिश करते हैं कि नहीं बस मुझे तो अभी 2 महीने में मेरे घर में शादी है और मुझे 2 महीने में वेट लॉस करना ही करना है। ये हमारा गोल कभी भी नहीं होना चाहिए। आफ्टर द डिलीवरी हमको अपने वेट लॉस की गोल को भी लॉन्ग टर्म ही रखना है, क्योंकि इस समय आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी हैं, आपको प्रॉपर कैलोरीज रिक्वायरमेंट की भी जरूरत है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की भी जरूरत है। तो इस समय अगर आप वेट लॉस करने के लिए किसी भी तरीके से आप डाइटिंग पर जा रहे हैं या बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइजेस पर जा रहे हैं, तो उसके जो है वो कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होंगे। तो इसलिए इस समय बॉडी शेमिंग या बॉडी इमेज को लेके परेशान नहीं होना है। ये एक ऐसा फेज है जो टेम्परेरी फेज है, और अगर आप एक सही तरीके से एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं जिसमें सही तरीके की एक्सरसाइज है, प्रॉपर रेस्ट है, प्रॉपर डाइट है, अगर आप इनको अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, साथ में एक अच्छी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा। और ब्रेस्ट फीडिंग इस फेज में बहुत हेल्प करता है। अगर कोई मदर एक्सक्लूसिव 6 मंथ तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो ब्रेस्ट फीड बच्चे के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, मदर के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। मदर को इससे उनको वापस अपने वेट को लूज करने में बहुत हेल्प मिलती है, और एक मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो धीरे धीरे उनका यूट्रस भी अपनी सही जगह पर टाइम से पहुंच जाता है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप इस समय ब्रेस्ट फीडिंग को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि ये भी एक पार्ट है जो आपकी रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। सो अगर मैम आप 3 लाइफ हैक्स देना चाहें प्रेग्नेंट वुमेन को, तो वो आप क्या देंगे? देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन को जब हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं या लाइफ एक्स की यहाँ पे मैं बात करूँ, तो प्रेगनेंसी में फिर भी मदर अपने लिए टाइम निकाल लेती हैं एक्सरसाइजेस के लिए, है ना। वो अपने रूटीन में इस तरीके से प्लान कर लेती हैं कि एक्सरसाइज के लिए टाइम मिल जाता है। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारी एक्सरसाइज बहुत लाइट होनी चाहिए, ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि हम अपने बॉडी में होने वाले इमोशनल, हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस को अडेप्ट कर सकें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमने पूरा स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस ट्रेनिंग की बात की। थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा पूरा लेबर प्रिपरेशन के लिए। ये प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करना इज क्वाइट इजी। प्रॉब्लम कब आती है? जब एक मदर बेबी को डिलीवर करती है। अब उसके लिए ये टाइम निकालना, अपने लिए एक्सरसाइज रूटीन में अपने आप को लेकर जाना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। और मुझे लगता है कि ये हैक्स की जरूरत उनको डिलीवरी से ज्यादा पोस्ट डिलीवरी पड़ती है, क्योंकि डिलीवरी में फिर भी उनके पास टाइम होता है, दे कैन मैनेज टाइम ऑन हर ओन। बट डिलीवरी के बाद क्योंकि बच्चे के साथ में अपने लिए टाइम निकालना इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो यहाँ पर मेरा ये सजेशन है कि हर कोई मदर क्या सोचते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे योगा करना है, तो मुझे भाई वो प्रॉपर 1 घंटा चाहिए या मुझे वो 30-40 मिनट चाहिए तो ही मैं वो एक्सरसाइज रूटीन कर सकती हूँ। बट मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप उस 1 घंटे के लिए या आप 30-40 मिनट्स को आप निकालना चाहेंगे एक बार में, तो वो डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम उसी 30 मिनट्स की या 45 मिनट्स की एक्सरसाइज को दिन में 3 बार डिवाइड कर सकते हैं। लाइक हमें अब बच्चा सो रहा है, आपके पास टाइम है, आपने 15 मिनट्स का टाइम निकाल लिया सवेरे, 15 मिनट्स का टाइम आपने निकाल लिया दोपहर में, एंड 15 मिनट्स का टाइम आपने निकाल लिया इवनिंग में। एक स्ट्रेच में 45 मिनट्स टू 60 मिनट निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट बेबी को संभालने के साथ में। और अगर आप वर्किंग मदर हैं तो अपने करियर और अपने बेबी के साथ में 1 घंटा निकालना डिफिकल्ट होगा। बट अगर हम इसी टाइम को डिवाइड कर दें मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून में, तो वो उनके लिए इजी होगा। 15 मिनट निकालना पूरे सवेरे से लेके आफ्टरनून तक के टाइम में, इट वुड बी इजी। सेम आफ्टरनून के टाइम में हमने 15 मिनट निकाला एंड इवनिंग में आफ्टरनून के टाइम में हमने 15 मिनट निकाला। अब इस 15-15 मिनट के टाइम में हम अलग अलग एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। लाइक हर एक फेज में फिजिकल और मेंटल लेवल पे हमें काम करना ही है। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपने डे की शुरुआत कर सकते हैं सिंपल मेडिटेशन के साथ में, प्राणायाम के साथ में, ओम चैंटिंग के साथ में। तो सुबह का जो हमारा 15 मिनट है वो हमारा कंप्लीटली मेंटल रिलैक्सेशन पे होना चाहिए, जिसमें आपको कोशिश करनी है कि आप 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। और कपालभाति प्राणायाम आफ्टर द डिलीवरी हम मना करते हैं तुरंत करने के लिए। तो इस समय आपको अनुलोम विलोम के बाद आप भ्रामरी करें, ओम चैंटिंग करें, और कुछ नहीं तो आप जस्ट आंखें बंद करके बैठ जाइए और अपनी ब्रीथ पे फोकस करना स्टार्ट करें। ये आप इनिशियल मॉर्निंग के 15 मिनट रूटीन में कर सकते हैं। अब आफ्टरनून में आपका लंच हो गया है, आपका बेबी सो गया है, अब आफ्टरनून में आपके पास थोड़ा टाइम है, तो यहाँ पर बहुत सारी बेड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जिसमें आपको अलग से मैट पे जाने की जरूरत नहीं है।
आप अपने बेड पे बैठे बैठे ही बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम लोग बैक स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, लेग स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। तो वो सब हम लोग बेड रूटीन आप 15 मिनट्स का आफ्टरनून में निकाल सकते हैं, जिसमें आप सारी चीजें मैट पर मत जाइए, आपका बच्चा सो रहा है, आप उसके बाजू में बेड पर ही सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दैट इज अ 15 मिनट बेड रूटीन एक्सरसाइज। एंड नाउ इवनिंग के 15 मिनट्स, जहां पे अब हम सारी चीजों के बाद थोड़ा फ्रेश हो गए हैं इवनिंग तक में, अब यहाँ पर हम उन एक्सरसाइजेज में जा सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। लाइक यहाँ पर हम लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज में जा सकते हैं, हल्की फुल्की हम मोबिलिटी एक्सरसाइज जिसमें हम ज्वाइंट मोबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इधर आप 15 मिनट्स के समय वॉक भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपने टाइम को अलग अलग फेजेस में डिवाइड करें और हर टाइम में आप एक पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करें, तो आपके लिए ये जर्नी जो है वो बहुत ईजी होगी। ओके, सो मैम माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आज आप जो भी मॉडर्न मदर्स है उनको कोई मैसेज दे सकते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल हो? जी बिल्कुल। देखिए, देसी मॉम और मॉडर्न मॉम की बात करें ना, तो यहाँ पे एक चीज हो जाती है कि हमेशा ये कहा जाता है कि या हम वेस्टर्न मॉम की भी बात करें तो ये होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में सेल्फ केयर जो होती है या अपने वापस फिटनेस रूटीन में आने की जो बात होती है वो वहां पे वो प्रायोरिटी होती है। वो उनके लिए प्रायोरिटी है कि मुझे अपने फिटनेस रूटीन में वापस आना है। बट इंडिया में यहाँ पे ये प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पे बच्चे को पहले देखना इज अ प्रायोरिटी, अपने बारे में सोचना बाद होता है। और अगर कोई मदर पहले अपने बारे में सोच रही तो यहाँ पे उसको सेल्फिश कहा जाता है। तो यहाँ पर सुनने को भी मिलता है कि भाई अभी तो बच्चा छोटा है, अभी तुम ये सब चीजें मत करो, अभी एक्सरसाइज पे मत जाओ, अभी पहले बच्चे के ऊपर ध्यान दो, बच्चा एक बार बड़ा होगा, पूरी जिंदगी तुम्हारे पास अपना वेट कम करने के लिए, अपनी एक्सरसाइज रूटीन में वापस आने के लिए, तो अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक ये डिफरेंस आता है कि हमारी एक जो कल्चरल बैरियर बोल सकते हैं, तो इसकी वजह से भी मदर जो है वो अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती हैं। जो मदर करती हैं उन्हें ये बना दिया जाता है कि वो आर सेल्फिश, तो उनको एक गिल्ट में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरा सारी मॉम से ये कहना है कि देखिए, माँ जो होती है ना, एक माँ जो खुश रहती है वही खुशहाल घर बनाती है ना। तो खुशहाल घर बनाने के लिए माँ का खुश होना जरूरी है, तभी खुशहाल घर बनेगा। और वो खुशहाल घर बनाकर ही आप अपने बच्चे को वो खुशहाली गिफ्ट कर सकते हैं, और वो तब पॉसिबल है जब आप अपनी सेल्फ केयर करें। तो इसलिए हर एक मदर के लिए जरूरी है कि आफ्टर द डिलीवरी आप अपने सेल्फ केयर को भी प्रायोरिटाइज करें। दूसरी चीज, यहाँ पर कुछ ऐसे बॉडी सिग्नल्स देती है, जैसे आपको प्रेगनेंसी के बाद बैक पेन होना, नी पेन होना एक कॉमन इशू है, लेकिन उसको भी लोग इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा यहाँ पर सारी मदर से कहना है कि इस समय अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसको उसी समय ही ट्रीट कर लेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा, इससे आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी आप अपने गोल को अचीव करने के लिए, अगर आपका वेट लॉस गोल है उसको अचीव करने के लिए वह आपको किसी तरीके की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आपको जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल रखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी मदर्स के लिए कि इस समय वो अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए भी टाइम दें, अपने वेट लॉस के गोल को भी टाइम दें, और अपने प्री प्रेगनेंसी फिटनेस रूटीन में, प्री प्रेगनेंसी वेट में, सब में आने के लिए आप थोड़ा पेशेंस रखें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं यहाँ पर दूंगी आपके माध्यम से कि ब्रेस्ट फीडिंग आजकल जो मदर्स हैं वो बहुत कम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं। अगर हम ग्लोबली देखें तो ये ब्रेस्ट फीडिंग का जो रेशियो है वो बहुत कम होता जा रहा है। उसका जो रीजन मैंने अभी तक देखा है, तो मदर्स में भी अब पेशेंस नहीं है, और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं अगर बच्चे को फीड कराऊंगी तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी, मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा यहाँ पर सारी मदर से, मॉडर्न मॉम से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस समय ब्रेस्ट फीडिंग को अपनी प्रायोरिटी रखें। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए जितना ज्यादा जरूरी है, उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसको सारे न्यूट्रिशन देने के लिए, उतना ही मदर के लिए भी जरूरी है। तो मदर की बॉडी भी ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत सारी चीजों को प्रिवेंट कर सकती है। तो यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग में हड़बड़ी ना करें, उसको फेल ना होने दें, पेशेंस रखें, टाइम दें, और इस जर्नी को आप कंटिन्यू करें। ये मेरा सारे मदर्स के लिए मैसेज है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द टुडेज
पॉडकास्ट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आपको कोई भी आज के पॉडकास्ट से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हैं या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, और इन जनरल भी अगर आपको प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी या पेल्विक फ्लोर रिहैब से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप स्क्रीन में जो दिए गए जो नंबर हैं उसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं।